नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाए करंट अफेयर या फिर जनरल स्टडीज से। तो क्वेश्चन को आप यूज कर लीजिए प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए और चेक करने के लिए कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल का चल रहा है। और वीडियो के एंड में अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा कि कितने क्वेश्चन के आप आंसर सही कर पा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूंगा वीडियो लाइक जरूर कीजिए, और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास कुछ लिंक गिवन है और अदर वीडियो की, जिसे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जिस किसी सोशल मीडिया को यूज करते हैं उसे वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन है आपके लिए थिएटर फॉर्म के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो ये आपके लिए कॉलम 1 है और ये है आपके लिए कॉलम 2। तो फर्स्ट कॉलम में जो आपके पास मेंशन है वो थिएटर फॉर्म, और सेकंड कॉलम जो है वो स्टेट से रिलेटेड। यानी कि आपको ये चेक करना है कि भी ये जो थिएटर फॉर्म यानी कि जो नाटक जो होता है उस नाटक का जो फॉर्म है वो उसके बारे में गिवन है, और ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है उसके बारे में भी गिवन है। तो आपको ये चेक करना है कि जो मैचिंग आपको गिवन है ये करेक्टली मैच है या नहीं है, ठीक है। तो जो फर्स्ट है आपके पास, फर्स्ट पॉइंट जो आपसे बोला जा रहा है, फर्स्ट मैचिंग जो आपको दे रखा है उसके अंदर है भांड पाथार, ठीक है। भांड पाथार ये बोला जा रहा है आपसे, ये कश्मीर से बिलोंग करता है। अगर हम बात करें सेकंड, तो इसमें बोला जा रहा है भवई। भवई जो बिलोंग करता है वो गुजरात से बिलोंग करता है। और थर्ड आपसे बोला जा रहा है जो जतरा है वो बंगाल से बिलोंग करता है, ठीक। तो ये तीन आप बोल सकते हो थिएटर फॉर्म है आपके पास, और ये स्टेट है। तो आपको ये बताना है कि ये जो मैचिंग आपको दे रखी है करेक्ट है या नहीं है। यानी कि आपको ये करना है इस क्वेश्चन के अंदर जो भी करेक्टली मैच है उसे चूज करते हुए अपना आंसर बताना है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि भी फर्स्ट यानी कि ओनली वन यानी कश्मीर से रिलेटेड है ये भांड पाथर, और ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड जो है ये बिल्कुल करेक्टली मैच है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड जो थर्ड है वो करेक्टली मैच है। और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये तीनों ही जो मैचिंग आपको दे रखा है तीनों ही करेक्टली मैच है। तो आपके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर सही आंसर की बात करूं तो तीनों ही आपके लिए करेक्टली मैच था, यानी कि तीनों ही जो मैचिंग है बिल्कुल करेक्ट है। एक बार आप दोबारा देख लीजिए कि इसके अंदर जो आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट यानी कि भांड पाथार की अगर हम बात करें तो ये कश्मीर से बिलोंग करता है। अगर हम भवई की बात करें तो ये गुजरात से बिलोंग करता है। अगर हम जतरा की बात करें, यानी कि आप जतरा भी बोल सकते हो, जात्रा भी बोल सकते हो, ये बंगाल यानी कि जो हमारे वेस्ट बंगाल है वहां से बिलोंग करता है। ये तीनों ही मैचिंग बिल्कुल करेक्ट है। अगर टोटली पूरी डिटेल अपनी कंट्री के बारे में आपको जानना है तो एक छोटा सा नोट्स है जो कि आप यूज कर सकते हैं, इसे नोट भी कर सकते हैं, ताकि किसी भी स्टेट से कोई भी आपके लिए थिएटर फॉर्म आपसे ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म के बारे में आपसे पूछा जाए तो वो आंसर कर सकते हैं। यानी कि एक समझने का तरीका ये है कि जो थिएटर होता है, यानी कि आप लोगों ने भी कभी ना कभी, जैसे मूवी होती है, मूवी में क्या होता है रिकॉर्डेड वर्जन होता है, लेकिन थिएटर में क्या होता है जो भी एक्टर होते हैं वो आपके सामने स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होंगे। स्कूल में, कॉलेज में या फिर थिएटर में कहीं ना कहीं आपने ये नाटक या थिएटर जरूर देखा होगा, नहीं तो रामलीला वगैरह जो पुराने टाइम पे होती थी ये तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। तो ये थिएटर का एक फॉर्म है। तो अलग अलग स्टेट में से अलग अलग नाम से जाना जाता था। यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल उनका एक ट्रेडिशन में था या कुछ अलग नाम से जो जाना गया जाता है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ फेमस है पर्टिकुलर एक स्टेट के अंदर। तो उसकी एक लिस्ट यहाँ पे आपके सामने है, जिस लिस्ट को आप प्रिपेयर कर सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। जैसे अगर हम बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर में नाटक को क्या बोला जाता, भांड पाथार बोला जाता था। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें यानी यूपी की बात करें तो यहाँ नाटक को नौटंकी बोला जाता है, ठीक है। यानी कि इनके हिस्ट्री में या ट्रेडिशन में इस नाम से इसे पुकारा जाता था। गुजरात की बात करें तो भवई इसे बोला जाता था गुजरात के अंदर। अगर हम बंगाल की बात करें तो यहाँ इसे जतरा बोला जाता है। मध्य प्रदेश की बात करें यानी एमपी की बात करें यहाँ माच बोला जाता है। अगर आप आसाम की बात करें, आसाम में से भवना बोला जाता है। अगर हम बात करें गोवा वाला रीजन या गोवा और कोंकण वाला जो रीजन है, यानी कि आप बोले हमारी कंट्री का जो वेस्टर्न एरिया है वहां इसे दशावतार बोला जाता है। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में इसे तमाशा बोला जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बिल्कुल नीचे साउथ में आ जाए तो केरला की बात करें तो केरला में इसे अलग अलग फेस्टिवल के हिसाब से इसे अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है, जैसे कृष्णनत्यम, कोडियत्यम और मुदियत्या। ये कुछ अलग अलग नाम है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जितने भी नाटक के जो फॉर्म है, टाइप ऑफ जैसे डांस के फॉर्म है, उसी तरह नाटक के जो फॉर्म है
अलग अलग फेस्टिवल के हिसाब से अलग अलग रूप से इसे जाना जाता है। अगर हम बात करें कर्नाटका की तो कर्नाटका में इसे यक्षगणा भी कहा जाता है, और अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु में से थेरू कुट्टू भी बोला जाता है। और एक क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, यक्षगणा, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है और इसके बारे में प्रीवियस ईयर में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि एक लिस्ट है आपके पास डिफरेंट ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म के बारे में, जो किस स्टेट से कौन सा फॉर्म बिलोंग करता है, ये एक लिस्ट है जिसे आपको रिवाइज जरूर कर लेना चाहिए। तो करेक्ट आंसर जो हो गया हमारा ऑप्शन डी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भी नुआखाई जुहार हैज बीन रिसेंटली इन न्यूज, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। यानी कि ये जो टर्म है नुआखाई जुहार, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ये जो टर्म न्यूज में अभी रिसेंटली था, ये टर्म किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि ये एग्रीकल्चर जो फेस्टिवल होता है उससे ये बिलोंग करता है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि रिचुअल ऑफ द सती एंड वेस्टर्न इंडिया, इन वेस्टर्न इंडिया, यानी कि हमारी कंट्री का जो वेस्टर्न इंडिया है वहां पे जो सती प्रथा वगैरह जो थी उससे रिलेटेड है ये नुआखाई जुहार। अच्छा, और उसके बाद जो ऑप्शन सी है आपके पास, सी में आपसे बोला जा रहा है कि ये नुआखाई जुहार जो है ये लार्जेस्ट ट्रेडिशनल गैदरिंग है। अच्छा, उसके बाद ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज टू सेव फिशरमैन ड्यूरिंग द साइक्लोन अम्फान। अम्फान जो साइक्लोन आता है हमारी कंट्री में, उससे लोगों को बचाने के लिए एक तरह से कोस्ट गार्ड की ये एक्सरसाइज है। तो ये नुआखाई जुहार आखिर में एक्चुअल में चीज क्या है, इसके वही किस चीज से रिलेटेड है, इसके बारे में आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से अपना करेक्ट आंसर चूज कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि नुआखाई जुहार जो एक तरह से ये एग्रीकल्चर बेस्ड एक फेस्टिवल है कि हमारी कंट्री में जब नया फसल आता है, नया जब फसल आता है तो उस अवसर पर इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए ये भी बन जाता है इंपॉर्टेंट, ये किस पर्टिकुलर एरिया से ये बिलोंग करता है। तो हमारी कंट्री का जो ईस्टर्न वाला जो एरिया होता है, ईस्ट वाला जो एरिया है, यानी कि जो वेस्टर्न उड़ीसा है, साउदर्न छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ये, और या फिर बोले तो झारखंड, तो इस पर्टिकुलर एरिया में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है जिसका नाम है नुआखाई जुहार। नुआखाई जुहार का मतलब ये होता है कि इस एग्रीकल्चर फेस्टिवल के अंदर जो नया जो धान आता है, नया जो चावल आता है, वो इनके भगवान जिसे मदर गॉडेस इस पर्टिकुलर रीजन में, यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो उड़ीसा का जो ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है संबलपुर, उस पर्टिकुलर एरिया में ये बोला जाता है कि भी जैसे धान का कटोरा भी इस पर्टिकुलर रीजन को बोला जाता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, उस एरिया में क्या होता है कि जब नया फसल आता है तो नए फसल को पहले भगवान को चढ़ाया जाता है, फिर बाद में इसे यूज किया जाता है, पर्सनल यूज में लाया जाता है। तो इस फेस्टिवल में क्या उस भगवान को पूजा जाता है, यानी कि ये एक तरह से रीजनल फेस्टिवल आप इसे बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो गया आपका ऑप्शन ए हो गया। ये एक तरह से एग्रीकल्चर बेस्ड एक फेस्टिवल है, जब कोई नया फसल आता है तब इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और वैदिक पीरियड में भी इसका मतलब आप कह सकते हैं ये चीज मेंशन है, और वैदिक पीरियड में इसे पंचायगणा नाम से भी जाना जाता है। अगर इस क्वेश्चन को आपके बार दोबारा अगर इसे पूछा जाना हो तो और भी अलग तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ जो टर्म है नुआखाई जुहार है, इसका नाम कुछ और भी है, जैसे नुआखाई परब भी बोला जाता है, इसे नुआखाई भेंट घाट भी बोला जाता है। तो अलग अलग नाम से सेम फेस्टिवल को पुकारा जाता है, ठीक है। तो आपको इसके नाम भी पता होना चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर जो आपका हो गया वो ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, यानी कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर। अब आपको पता ही चल गया होगा कि हमारी कंट्री में अब जो एजुकेशनल सिस्टम है, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन है, या फिर अब किसी भी जॉब के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस जॉब में भी आप जो फॉर्म भरते हैं वहाँ 3 ऑप्शन आपके पास जेंडर को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। सबसे पहले मेल आ जाता है, फिर फीमेल आ जाता है, उसके बाद टी आता है। टी जो रिप्रेजेंट करता है वो ट्रांसजेंडर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे लिए जो पूछा जा रहा है ये एक्चुअली जो बेस्ड है वो ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ आपके पास ये उसके रिगार्डिंग में फर्स्ट स्टेटमेंट है और उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो आपको जो क्वेश्चन का आंसर करना है वो उसके बारे में नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन के बारे में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा है इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इसलिए इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोल सकते हो आप। ये स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला जा रहा है। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है इट एम टू इंश्योर द ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड आर सेटअप इन द नेशनल कैपिटल एंड द मेट्रोपॉलिटन
सिटी ओनली, यानी कि ये जो ओनली वर्ड लगा दिया गया, इसके हिसाब से आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम कि भाई ये जो काउंसिल बनाया गया है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा और इसे सेटअप किया जाएगा नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि आप ये बोल सकते हो जो एनसीआर वाला जो रीजन है हमारी कंट्री के अंदर, वहां इस तरह की काउंसिल को सेट किया जाएगा, सेटअप रखा जाएगा। और इसके अलावा जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, वहां भी इस तरह की कम्युनिटी के लिए वेलफेयर के लिए एक तरफ से सेटअप क्रिएट किया जाएगा। ये आपके लिए बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में। तो ये सेकंड स्टेटमेंट है आपके पास, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। आपको ये बताना है कि भी करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 and 2 दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। डी का मतलब ये है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट जो आपको दे रखा है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। अब गलत क्यों है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपको ये बोला गया था कि ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में थर्ड जेंडर के बारे में कुछ भी चीज मेंशन नहीं था, ठीक है, यानी कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में इनिशियल टाइम पर कुछ भी मेंशन नहीं था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत हो गया। तो इसके रिगार्डिंग में सही स्टेटमेंट ये होना चाहिए था कि भी जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और इन्वायरमेंट है, उन्होंने एक तरह से अमेंडमेंट करवाया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और उसके बाद नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन है, उनके लिए एक काउंसिल क्रिएट किया गया है, ठीक है। और ये जो अमेंडमेंट किया गया है ट्रांसजेंडर पर्सन, यानी कि आप बोल सकते हो प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019, इसके अंदर इसे अमेंडमेंट कर करके इस काउंसिल को क्रिएट किया गया है। यानी कि आप ये बोल सकते हो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना होके स्टैच्यूटरी बॉडी होगी। स्टैच्यूटरी बॉडी का मतलब ये होता है जो चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं होता है उसके रिगार्डिंग में कोई एक्ट पास करके, लॉ बना के, जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चेंजेस करके, यानी कि आप ये बोल सकते हैं एक नया एक्ट पास करके कोई बॉडी या इंस्टीट्यूशन क्रिएट की जाती है, उसे स्टैच्यूटरी ऑफ बॉडी बोल सकते हो। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब ये होता है कि उसके बारे में उल्लेख या मेंशन जो होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये हमारा गलत हो गया। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट में। तो सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला गया था आपसे कि भी जो एनसीआर वाला जो रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन जो है, उस एरिया की बात करें, और इसके अलावा जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यानी कि कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया और चेन्नई हो गया, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर एक तरह से इस काउंसिल को सेटअप किया जाएगा इन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है, बल्कि इस पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं, इसे और भी दूसरे एरिया के लिए क्रिएट इस काउंसिल को सेटअप किया जाएगा। और इनका जो मेन काम जो होगा वो ये होगा कि इस कम्युनिटी के लिए हाउसिंग, फूड और हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे फैसिलिटी को प्रोवाइड करना है, ठीक है। यानी कि आप ये बोल सकते हो दोनों ही स्टेटमेंट जो आपको दे दिए गए वो गलत दे दिए गए, ओनली जो वर्ड था वहां आपको थोड़ा ध्यान रहना था। यानी कि आप ये बोल सकते हो ये पर्टिकुलर सिटी या फिर किसी पर्टिकुलर सिटी या मेट्रोपॉलिटन सिटी या एनसीआर की बात नहीं होगी, ये इंटायर कंट्री के अंदर जितने भी स्टेट है वहां हर जगह इनके लिए इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ मिस्टेक था, ठीक है। चलिए अब अटेम्प्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू इलेक्टोरल बॉन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। यानी कि आपको जो क्वेश्चन का जो आंसर करना है वो आंसर करना है आपको इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आखिर होता क्या है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये दो स्टेटमेंट आपके पास मेंशन है, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये नीचे आपके पास ये दो सेकंड स्टेटमेंट है। और आपसे बोला जा रहा है कि चूज करिए करेक्ट ऑप्शन को और उसके हिसाब से कोड को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए जो फंडिंग करने के लिए एक तरह का एक बॉन्ड है जिसके थ्रू पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, फंड जनरेट करती है अपने काम के लिए, ठीक है। और ये आप बोल सकते हो, ये स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला जा रहा है। और स्टेटमेंट में 2 में आपसे बोला जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ऑथराइज्ड टू इशू द इन कैश these bond which are valid for 15 days from the date of issuance। यानी कि जिस डेट को इसे इशू किया जाता है उस डेट से ये 15 डेज तक के लिए ही वैलिड रहेगी। और इसको इशू जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही इशू होगा। अब आप दो स्टेटमेंट है आपके पास, दोनों स्टेटमेंट में से नॉट करेक्ट क्या है ये आपको बताना है। यानी कि आपको चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है,
ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ ऑफ देम यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत नहीं है। गलत नहीं का मतलब है दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आपको जो चूज करना है वो गलत स्टेटमेंट चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए ये बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी है। डी का मतलब ये है कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट में आपसे सही बात बोली गई थी, यानी कि आप ये बोल सकते हैं गलत नाइदर वन नो टू, ना ही फर्स्ट गलत है ना ही सेकंड गलत है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो गया। चलिए आप बात कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड होता क्या है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या होता है, बेसिकली ये होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी कंट्री के अंदर है, जब उन्हें कोई इलेक्शन लड़ना होता है तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो एडवर्टीजमेंट कर सके, लोगों तक पहुंच सके, और बहुत सारे जो इनके काम होते हैं उसको करने के लिए लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं। और जितने भी जो लोग होते हैं, जो आपके बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, वो इनको सपोर्ट करते हैं स्टार्टिंग में और इसे पैसा देते हैं ताकि ये लोग इलेक्शन लड़ सके और इलेक्शन जीत सके। ठीक है, तो इस चीज के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड को यूज किया जाता है। और ये जो फंड जो प्रोवाइड किया जाता है, डोनेशन जो प्रोवाइड किया जाता है, वो एक तरह जो मीडियम होता है, उस मीडियम को परफॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड होता है। और इस इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो आप खरीद सकता है कोई भी पर्टिकुलर आदमी, और जो डोनेट करना चाहता है वो 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 10 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़, इस तरह की नोट, इस तरह के बॉन्ड इशू किए जा सकते हैं। लेकिन इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि भी कितना भी जारी कर सकता है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि सिर्फ ये अगर एक बार बॉन्ड इशू हो गया तो ये सिर्फ 15 डेज के लिए ये वैलिड रहेगा। आप समझने के लिए इस तरह समझ सकते हैं, जिस तरह से हम लोग कभी कॉलेज वगैरह में जब एडमिशन लिया करते थे, अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया, पुराने टाइम पे ऑनलाइन नहीं हुआ करता, तो ऑनलाइन की जगह हम लोग डीडी यूज करते थे। तो डीडी में क्या होता है कि कैश ट्रांजैक्शन ना हो सके, उस चीज को दूर करने के लिए हम बैंक में जाते थे और बैंक में जाकर के अपना डिमांड ड्राफ्ट इशू करवाते थे, बैंक में पैसे जमा करके, उसके बदले में कुछ वो कमीशन 20 रुपए 30 रुपए कुछ कमीशन रख लेता था। फिर बाद में हम कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन, जिस भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना होता है वहां उसे सबमिट कराते थे और हमारा एडमिशन हो जाता था। उसी तरह आप ये बोल सकते हैं, जो लोग पॉलिटिकल पार्टी को कोई सपोर्ट करना चाहते थे वो लोग क्या करते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं और बॉन्ड को ले जाकर के इस पर्टिकुलर पार्टी को दे देते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो गया कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत नहीं है, आपसे गलत स्टेटमेंट पूछा गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है अ ड्राफ्ट टाइटल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायर्ड फॉर पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सर्विस हैज बीन रिसेंटली प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि आपको ये बताना है कि ये जो मैंने अंडरलाइन किया आपके लिए, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, रिक्वायर फॉर पाइपलाइन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सर्विस, ये जो टर्म से रिलेटेड एक रिपोर्ट तैयार की गई है, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया इस टाइटल से। इसे ड्राफ्ट को तैयार करने वाली इंस्टीट्यूशन कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन के हिसाब से आपके पास ये है कि ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि इस ड्राफ्ट को तैयार करने वाली जो इंस्टीट्यूशन है वो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, यानी कि आप इसे शॉर्ट में बोल सकते हो BIS। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि नीति आयोग ने इस तरह का ड्राफ्ट तैयार किया है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, उसने ये ड्राफ्ट तैयार किया है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नन ऑफ देम, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ड्रिंकिंग वाटर को स्ट्रेंथन करने के लिए, इसकी क्वालिटी को मैनेज करने के लिए, एक सिस्टम तैयार करने के लिए ये अभी हमारी कंट्री में प्रोग्राम लाने की कोशिश की जा रही है कि भी हमारी कंट्री में सबको पाइप के थ्रू वाटर, ड्रिंकिंग वाटर की, पानी की, पीने वाले पानी की सप्लाई की जा सके। इसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, उसके रिगार्डिंग में आपको चूज करना है कि कौन सी इंस्टीट्यूशन ने ये ड्राफ्ट तैयार किया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है। ए का मतलब ये है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसे हम BIS भी बोल सकते हैं, इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ने ये ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिसके अंदर जो मेनली जो ये देखा जा रहा है कि भी हमारी कंट्री में ड्रिंकिंग वाटर को, पानी को, पीने वाले पानी को पाइप के थ्रू घर तक पहुंचाया जा सके, उसके लिए इसमें काम किस तरह से किया जा रहा है उसके रिगार्डिंग में ड्राफ्ट है। यानी कि करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसमें बेसिकली जो फैक्ट रखे गए हैं कि भी वाटर जो सप्लाई होगी वो किस तरह की होनी चाहिए, तो ये कुछ की पॉइंट से इसको ध्यान में रखते हुए ये बात की जा रही है कि भी वाटर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि क्वालिटी वाटर की एक पॉलिसी आनी चाहिए, ये ड्राफ्ट में रखा गया है। दूसरा ये रखा गया कि वाटर
क्वालिटी को किस तरह से मैनेज किया जाएगा, इसके मैनेजमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स इसके अंदर रखे गए हैं। थर्ड आप ये बोल सकते हैं कि भी कि हेल्थ बेस्ड टारगेट है। हेल्थ बेस्ड टारगेट यानी कि अच्छा पानी होगा तो लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हेल्थ के जो हमारे टारगेट है वो भी अचीव होंगे, कम से कम बीमारी हो पाए। अच्छा, फोर्थ आपसे ये बोला जा रहा है कि भी सेफ्टी प्लान भी रखा गया है कि भी जब वाटर की सप्लाई पानी से की जाएगी तो ये ध्यान रखें कहीं लीकेज ना हो, कहीं गंदा पानी मिक्स ना हो, तो इस सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू को भी ध्यान में रखा गया है। और सर्विलेंस अरेंजमेंट भी रखा गया है। इसका मतलब ये कह सकते हो कि उनकी निगरानी भी प्रॉपर होनी चाहिए कि कहीं कोई अगर मरम्मत की जरूरत है, कोई रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत है तो प्रॉपरली उस टाइम पे उसे प्रोवाइड की जा सके। तो करेक्ट आंसर जो हो गया आपके लिए वो ऑप्शन ए हो गया। विद रेफरेंस टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जा रहा है वो जीडीपी के बारे में पूछा जा रहा है। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और यहां आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। और नीचे आपसे बोला जा रहा है कि करेक्ट ऑप्शन चूज करिए, और करेक्ट ऑप्शन आपको स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए चूज करना है, ठीक है। और नीचे ऑप्शन है, तो देखते हैं पहले फर्स्ट ऑप्शन में स्टेटमेंट में क्या है आपके लिए। इट इज मेजर ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ इकोनॉमी आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ इनपुट एंड रॉ मटेरियल। यानी कि जीडीपी का मतलब यह है कि एक कंट्री के अंदर जो टोटल आउटपुट होता है उसके बारे में बोला जा रहा है कि वो होता है आफ्टर डिडक्टिंग द इनपुट एंड रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है और इनपुट का जो भी कॉस्ट है उसको डिडक्ट करने के बाद जो भी वैल्यू आती है उसे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज रिलीज बाय द नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमारी कंट्री में एनएसओ जो है, नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो इस डाटा को पब्लिश करती है। तो दो ये स्टेटमेंट आपके पास हो गए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए, यानी करेक्ट स्टेटमेंट ही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब बात करते हैं जीडीपी की डिटेल में। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब ये होता है कि एक कंट्री के अंदर उसकी जो बाउंड्री है उसके अंदर इकोनॉमी एक्टिविटी जितनी भी हुई उसकी एक वैल्यू होती है। ये एक एनुअल वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विस जो भी प्रोड्यूस हुई है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट हमारी कंट्री में बनता है, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट जो भी बनता है उसकी वैल्यू, इसके अलावा जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की गई है उसकी वैल्यू। जब हम इन दोनों वैल्यू को प्लस कर देते हैं तो इसे जीडीपी एक्चुअल में बोला जाता है, ठीक है। इसे मेजर करने के आप कह सकते हो तीन मेथड है, प्रोडक्शन मेथड है, इनकम मेथड है और एक्सपेंडिचर मेथड है, यानी कि तीन मेथड को यूज करके इसे कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई अगर इसमें से कॉस्ट ऑफ इनपुट और रॉ मटेरियल का अगर कॉस्ट आप डिडक्ट कर देते हो, यानी इन दोनों को अगर आप माइनस कर देते हो इसके अंदर, तो उसे बोला जाता है ग्रोस वैल्यू एडेड, ठीक है, इसे बोला जाता है ग्रोस वैल्यू एडेड। तो आपको यह ध्यान रखना है कि दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका वो हो गया नॉट करेक्ट, यानी कि गलत हो गया। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है जिसमें आपसे ये बोला जा रहा है कि नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस डाटा को प्रोड्यूस करता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। टाइम पीरियड इसका 1 ईयर होता है, यानी कि 1 फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होती है पर्टिकुलर कंट्री के अंदर उसे बोला जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है द टर्म ओपन मार्केट ऑपरेशन रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको यह बताना है ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है, ये जो टर्म है ये किस चीज से रिलेटेड है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी कि गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होती है जिसे वो इशू करती है, हर बाद में परचेज करती है, उसे वो जो एक्टिविटी परफॉर्म होती है उसे ओपन मार्केट ऑपरेशन बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि फॉरेन से जो भी पैसा आता है उसे जो एक्सचेंज होता है, जो प्रोसीजर होता है उसे ओपन मार्केट ऑपरेशन बोला जाता है। सी में आपसे बोला जा रहा है गोल्ड डिपॉजिट, यानी कि गोल्ड जो भी हम लोग जमा करते हैं, जो आरबीआई जिसे मेंटेन करती है सिक्योरिटी, उसे बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग ये है कि पार्टिसिपेटरी नोट्स जो होते हैं उसे, ये जो चीजें टर्म है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो आपको ये बताना है ये चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या है जो कि रिलेटेड है टोटली ओपन मार्केट ऑपरेशन से। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ए का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट की जितनी भी सिक्योरिटी है, यानी कि बॉन्ड हो गया, शेयर हो गया, ठीक है, डिवेंचर, जो भी चीजें हैं
उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है वो आती है ओपन मार्केट ऑपरेशन में। और इस एक्टिविटी को दो तरीके से परफॉर्म किया जाता है। फर्स्ट है आपका ओपन कंट्रोल रिसेशन और सेकंड है आपका कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब रिसेशन और इन्फ्लेशन टर्म को पहले समझ लीजिए। रिसेशन का मतलब ये होता है जब लोगों के पास पैसा नहीं होता है, ठीक है, जब ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस जो है, रेट जो वो इंक्रीज हो जाती है, इस कंडीशन को आप बोल सकते हैं इन्फ्लेशन है, ठीक है। अब इन दोनों ऑपरेशन को गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि भाई रिसेशन आ रहा है तो वो क्या करती है, अपने जितने भी उसने बॉन्ड है, शेयर है, डिवेंचर है, उसे परचेज कर लेती है, ठीक है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट यानी आरबीआई की तरफ से क्या होता है कि भी मनी को फ्लो किया जाता है, ठीक है, बैंक की तरफ। और इसमें कंट्रोल इन्फ्लेशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि जो भी उसके पास शेयर, डिवेंचर या बॉन्ड है उसे वो इश्यू करती है और बदले में ये जो मनी है, करेंसी है, इसे अपने पास ले आती है, ठीक है। ये दो प्रोसेस है। तो करेक्ट आंसर जो आपका हो गया वो आपका हो गया ऑप्शन ए। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है ये जो भी सिक्योरिटी पेपर होते हैं गवर्नमेंट के उससे रिलेटेड है, जिसमें वो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को मेंटेन करने का काम करती है। और इसे दो तरीके से किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप बोल सकते हो रिसेशन को कंट्रोल करके और दूसरा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके। बाकी आप ये देख सकते हो कि भी उसके बाद इंपैक्ट क्या पड़ता है लोगों को, वो ये देख सकते हो कि जब मनी आएगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर पाएंगे और जब मनी लोगों के पास जाएगा तो भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। यानी कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो भी है उसको एक तरह से कंट्रोल करने की ये एक्टिविटी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू चोला अंपायर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जा रहा है वो चोल अंपायर के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं जो चोल साम्राज्य था हमारी कंट्री में उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन है। और आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। फिर आपसे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको चूज करना है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1 द चोला अंपायर वाज फाउंडेड बाय द विजयालय जो थे उन्होंने इस चोला अंपायर को स्टैब्लिश किया था, ये इसके फाउंडर थे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है प्रोजेक्ट डिजिटल पुम्पूर हैज बीन लॉन्च टू द रिक्रिएट द पोर्ट सिटी ऑफ चोला। अभी ये बोला जा रहा है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है प्रोजेक्ट डिजिटल पुम्पूर। और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो टारगेट रखा गया है वो ये है कि भी जितने भी पोर्ट सिटी थी चोला अंपायर में उसे दोबारा से रिक्रिएट किया जाए, ठीक है, ये ऐसा बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए। अब आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट के हिसाब से अपना आंसर। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और अगर हम बात करें सी स्टेटमेंट की, ऑप्शन की, इसमें बोला जा रहा है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट में आपके पास है डी ऑप्शन जिसमें बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस इसमें दोनों गलत बताए जा रहे हैं, इसमें दोनों सही बताए जा रहे हैं। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है, चलिए क्वेश्चन का अटेम्प्ट करके आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। सी का मतलब ये है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि हमारी कंट्री, इस मैप को देखकर आप समझ सकते हो, हमारी कंट्री में जो साउदर्न एरिया है यानी कि दक्षिण भारत जो है वहां पर ये चोल अंपायर था। ये जो ब्लू कलर का आपको जो दिख रहा है ये चोल अंपायर हुआ करता था पुराने टाइम पर, ठीक है, जिसके अंदर श्रीलंका भी इंक्लूडेड है। और ये जो आप पिंक कलर का स्पॉट देख रहे हो तो ये जो देख रहे हो ये इसमें चोल अंपायर का इन्फ्लुएंस था। यानी कि यहाँ पे चोल साम्राज्य या तो ट्रेड करते थे या फिर इनका जो साम्राज्य था बाकी दूसरे, इसमें इनके ऊपर इन्फ्लुएंस रहता था, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो कि साउथ एरिया जो है, साउदर्न एरिया जो हमारी कंट्री का है वहां पर पर्टिकुलरली ये अंपायर यानी कि ये साम्राज्य लोकेटेड था। और ये जो बात आपसे बोला जा रहा है विजयालय, तो विजयालय ही इसके फाउंडर थे जिन्होंने इस चोल साम्राज्य को स्टैब्लिश किया था, ठीक है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो तमिलनाडु के अंदर जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि भी जितनी भी पोर्ट सिटी है, जैसे आप ये देख सकते हो ये पोर्ट सिटी, आपको पोर्ट सिटी जो कि बिल्कुल ये बे ऑफ बंगाल के साथ जो कनेक्टेड है, इन सारी सिटी को, जो सिटी है जितनी भी पोर्ट सिटी है उसे डेवलप किया जाएगा और इसे यूज किया जाएगा इस पोर्ट को फर्दर ट्रेड करने के लिए। यानी कि आप ये बोल सकते हो हमारी कंट्री में हिस्ट्री में ये भी ट्रेड पहले भी हुआ करता था। यानी कि जितने भी साउथ एशियन जो कंट्री है, ये जो सार्क कंट्री बोल लीजिए या फिर एशियन कंट्री है, इनके साथ जो पहले भी ट्रांजेक्शन हुआ करता था, पहले ट्रेड हुआ करता था, उसे दोबारा से स्टैब्लिश करने के लिए हमारी कंट्री में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि डीएसटी ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, उन्होंने डिसाइड किया एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना जिसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट डिजिटल पुम्पूर। और इसमें ये पर्टिकुलर सिटीज
पोर्ट सिटी को डेवलप किया जाएगा दोबारा से। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द बाबोब ट्री, यानी कि अब ये टर्म जो है आपके पास बाबोब, इसके बारे में पूछा जा रहा है, ये जो ट्री है इसके रिगार्डिंग में, और आपसे बोला जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ये सेकंड स्टेटमेंट है। ठीक है, नीचे आपने चूज करना है कि करेक्ट आंसर क्या है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट बाबोबाब जो ये ट्री होता है आर एवरग्रीन ट्री रेंजिंग द हाइट फ्रॉम 5 to 20 मीटर, यानी कि आप ये बोल सकते हो ये एक तरह का ट्री है। ठीक है, इस ट्री की जो हाइट होगी वो 5 मीटर से लेकर के 20 मीटर के बीच में रहती है, ये आपसे बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। और ये भी बोला जा रहा है ये एवरग्रीन ट्री की कैटेगरी के अंदर ये आती है। ठीक है, और दूसरा आपसे बोला जा रहा है स्टेटमेंट में दे ग्रो नेचुरली इन द लो लाइंग एरिया ऑफ गंगेटिक प्लेन, यानी कि गंगेटिक प्लेन जो गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, गंगेटिक प्लेन है, उस एरिया में ये ट्री ग्रो होता है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 2। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए आपके पास। अब आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग ओनली सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ 1 and 2 ये दोनों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग नाइदर 1 nor 2, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। यहां पे दोनों सही बताए जा रहे हैं, यहां गलत बताए जा रहे हैं। अब आपको चूज करना है कि करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है। चलिए बताइए आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आंसर डी। डी का मतलब ये कि दोनों ही स्टेटमेंट, पहले जो आपसे बोला गया था ये एवरग्रीन ट्री है, ये एवरग्रीन ट्री ना होके डिसीडियस ट्री है। अब एवरग्रीन ट्री और डिसीडियस ट्री में डिफरेंस ये होता है कि एवरग्रीन ट्री में ये होता है कि पूरे ईयर, यानी कि पूरे साल भर, पूरे साल यहाँ पे पत्ते रहते हैं और ये हरा भरा रहता है। लेकिन डिसीडियस ट्री की बात करें तो साल में एक टाइम ऐसा आता है जब इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, जितनी लीव से वो ड्रॉप हो जाती है, और फिर बाद में नए पत्ते आते हैं। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो हो गया हमारा गलत हो गया। बाकी हाइट के बारे में जो आपसे बोला जा रहा था ये 5 to 20 मीटर इसकी हाइट होती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये ट्री आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरह का होता है जो कि आपके लिए पिक्चर में अवेलेबल है। अच्छा, बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया कि गंगेटिक रीजन में जो है उस रीजन के आसपास ये ट्री होता है, जो कि गलत है। हमारी कंट्री के अंदर ये एंडेमिक कैटेगरी के अंदर आता है, जो कि इजीली अवेलेबल नहीं है ये ट्री। तो फिर बात आती है कि भी ये ट्री होते कहां है, तो ये अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है उसके आसपास ये ट्री है, यानी कि ये कह सकते हो हमारी कंट्री में ये अब एंडेमिक कैटेगरी के अंदर आ चुके हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर है, और इसकी जो प्रेजेंस है वो है अब अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो यानी कि आप ये बोल सकते हैं दोनों ही स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एनआरसी के बारे में। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है रिगार्डिंग एनआरसी। एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपसे बोला जा रहा है कि एनआरसी इज अ सिटीजन रजिस्टर कंटेनिंग द नेम ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी एक तरह का रिकॉर्ड मेंटेन करने का एक रजिस्टर है जिसके अंदर हमारी कंट्री के अंदर जितने भी सिटीजन है, सिटीजन का मतलब है जो कि हम इस पर्टिकुलर इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, उनकी एंट्री इसके अंदर होती है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट हैज बीन प्रिपेयर्ड ओनली वंस आफ्टर द सेंसस 1951 के बाद जो सेंसस हुआ, ठीक है, उससे सेंसस हुआ था, उसके बाद ही इसे सिर्फ एक बार ही, यानी कि वंस, यानी कि एक बार ही हमारी कंट्री में प्रिपेयर किया, यानी कि दोबारा अभी तक इसे प्रिपेयर नहीं किया गया। अभी आपको मालूम ही है कि इसके अंदर काफी अमेंडमेंट भी हुआ है और इस वजह से क्वेश्चन काफी न्यूज में भी है, जिस वजह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये टॉपिक काफी बर्निंग टॉपिक है आज के टाइम पर। तो आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करते हुए। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो अगर करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो ये आपका आंसर सी है। सी का मतलब ये है कि दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी कि एनआरसी, ठीक है, इसके अंदर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, जितने भी लोग हमारी कंट्री में सिटीजनशिप है जिनके पास, उन सब का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है इस रजिस्टर के अंदर, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट आपका हो गया करेक्ट।
अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, जिसमें यह बोला गया कि 1951 के बाद सिर्फ एक बार ये रिकॉर्ड मेंटेन किया गया था। हाँ, 1951 में एक सेंसस हुआ था, ठीक है। उस सेंसस के बाद, यानी कि आप ये कह सकते हो आफ्टर कि उस सेंसस के बाद आसाम के अंदर ही इस डाटा को मेंटेन किया गया। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। बाद में इसे सिटीजन एक्ट 1955 लाया गया हमारी कंट्री के अंदर, और उस हिसाब से इसे आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इसे डाल दिया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। विद रेफरेंस टू दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन DNRLM कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर जो आपसे पूछा जा रहा है DNRLM, इट मींस दीनदयाल उपाध्याय जो जी हैं उनके नाम से एक योजना रखी गई है जिसका नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। और इस मिशन को ध्यान में रखते हुए आपके पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये आपका सेकंड स्टेटमेंट है। तो ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं और इनके अकॉर्डिंग आपने बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, द मिशन ले स्पेशल एम्फेसाइज ऑन द स्पेशल इंक्लूजन ऑफ वनरेबल कम्युनिटी, यानी कि वनरेबल कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको एक स्पेशल पैकेज प्रोवाइड करना या स्पेशल फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करना इस मिशन का टारगेट है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट, यानी कि ये बोला जा रहा है कि जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, ठीक है, उस मंत्रालय ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इस प्रोग्राम को, इस मिशन को लॉन्च किया है। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए आपके पास। अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर सही आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर की है, तो वह है आपका ऑप्शन सी। सी का मतलब ये हुआ कि दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी कि जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर हो गया कि भाई दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो कि एक दीनदयाल जी हमारे कंट्री के अंदर एक हिस्टोरिकल पर्सन है, उन्हीं को डेडिकेट करते हुए ये प्रोग्राम, ये मिशन स्टार्ट किया गया है। ठीक है, स्टार्टिंग में इसका नाम कुछ और था, बाद में इन्हें इसे नाम चेंज कर दिया गया इनको रिस्पेक्ट देने के लिए। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये प्रोग्राम है दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये हमारी कंट्री में जो रूरल एरिया के अंदर जो पुअर लोग, गरीब लोग रहते हैं, उनको एक तरह से हेल्प प्रोवाइड करने के लिए, उन्हें फाइनेंशियली एक कैपेबल बनाने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया है। और इस प्रोग्राम का जो मेन टारगेट है वो ये है कि जो भी सबसे ज्यादा वनरेबल कम्युनिटी है और उसे फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करना। यानी कि ये कह सकते हो आप कि वो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सके, अपने लाइवलीहुड को अच्छे से स्पेंड कर सके, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज कर सके, इसलिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। मतलब एक्चुअल में इस प्रोग्राम के अंदर होता यह है कि भी जो गरीब लोग हैं उन्हें एक तरह से लाइट प्रोवाइड की जाती है, और इसमें जो लाइट जो प्रोवाइड की जाती है उन्हें सोलर लैंप वगैरह गिवन होता है। साथ ही साथ वहां गांव वाले एरिया में जो गरीब लोग हैं उनको एक तरह से आप कह सकते हो उनके विलेज में एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाता है, ताकि वो गांव में ही इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्रीज की जा सके, उसे बढ़ाया जा सके। इन सब चीजों को सपोर्ट करने के लिए ही इस प्रोग्राम को लाया गया है। अब गांव से रिलेटेड प्रोग्राम है, इसलिए रूरल मिनिस्ट्री ही इसके अंदर काम करती है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि इस प्रोग्राम को, इस मिशन को जो लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसे लॉन्च किया है 2011 के अंदर। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया सी हो गया। स्टार्टिंग में इसका नाम था नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और बाद में 2015 में इसका नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना रख दिया गया, बाद में इसका नाम चेंज करके। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू ईस्ट एशिया समिट। यानी कि इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जा रहा है वो ईस्ट एशिया समिट के बारे में पूछा जा रहा है, और उसके रिगार्डिंग में आपको नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है। यानी कि आपको इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट के अंदर गलत स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। यानी कि जो गलत स्टेटमेंट है वही आपका आंसर होने वाला है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज बेस्ड ऑन द एशियन +6 मैकेनिज्म। यानी कि
समिट की अगर हम बात करें ईस्ट एशिया समिट के अंदर, इसमें बोला जा रहा है कि एशियन कंट्री को इंक्लूड करके इसके साथ 6 मैकेनिज्म, एक तरह से आप कह सकते हो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ये फॉर्मेशन किया गया है ईस्ट एशिया समिट के अंदर कंट्री के लिए। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है द मेंबर आर फ्रॉम द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया ओनली, यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट जो है सिर्फ वहीं से ही मेंबर कंट्री होगी। ये सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है। 2 स्टेटमेंट हो गए आपके पास। अब आपको बताना है कि भी गलत स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी सेकंड स्टेटमेंट गलत है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। और लास्ट में बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आपके अकॉर्डिंग गलत स्टेटमेंट कौन सा है वो चूज करके आपको आंसर बताना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा नॉट करेक्ट बोला जा रहा है, ये आपको थोड़ा अलर्ट रहना है इस टाइम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बी का मतलब ये कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, पहले एक बार समझ लेते हैं ये ईस्ट एशिया समिट एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, ईस्ट एशिया समिट का मतलब ये होता है कि जिस तरह से यूरोपियन यूनियन बनाई गई थी, ठीक है, यूरोपियन यूनियन बनाई गई थी उसी तरह की, यानी कि यूरोपियन यूनियन की ही तर्ज पे एशिया में ईस्ट एशिया के जो 10 कंट्री ने डिसाइड किया कि हम लोग भी इसी तरह का एक ग्रुप फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो आइडिया आया था ये मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका आइडिया था, जिन्होंने 1991 में ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे। ठीक है, ये एशियन का, ठीक, ये कॉन्सेप्ट जो लेके आए थे वो मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे 1991 में, उनका ये उनके दिमाग की उपज आप बोल सकते हो, यानी कि ये जो आइडिया उनके दिमाग में आया था, जिनका नाम है महातिर बिन मोहम्मद। इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया था 1991 के अंदर। इनिशियली इसके अंदर 10 कंट्री, यानी कि एशियन कंट्री जितनी भी है एशियन कंट्री, उसके अंदर जो ईस्ट एशिया यानी कि इस रीजन की जो ये पूरा वर्ल्ड मैप अगर आप देखोगे तो ये जो एरिया है यानी कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जितनी भी कंट्री है वो इसका पार्ट है, यानी कि 10 एशियन कंट्री ने मिलकर के ये ग्रुप फॉर्मेशन किया था। बाद में इसके अंदर 6 कंट्री को ऐड कर दिया गया और वो 6 कंट्री हैं साउथ कोरिया, जापान, 2 कंट्री ये हो गई, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हो गया, और इधर इंडिया और चाइना आ गई। ये 6 कंट्री और ऐड कर दिया गया, यानी कि टोटल हो गए 10 + 6 हो गए। तो 6 कंट्री तो ये अब जो मैंने सर्कल किए हैं आपके पास, ये कंट्री ऐड हो गई एशियन कंट्री में से। एशियन जो ग्रुप फॉर्मेशन हुआ था 10 कंट्री वो थी और 6 ये कंट्री और ऐड हुई। अब रिसेंटली डेवलपमेंट ये हुआ इसके अंदर कि रशिया को और अमेरिका को भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, यानी कि आप ये बोल सकते हो अब ये 10 + 6 + 2 ग्रुप ऑफ नेशन हो गया। यानी कि आप ये बोल सकते हो जो सेकंड स्टेटमेंट है जिसमें ये बोला जा रहा था सिर्फ एशियन कॉन्टिनेंट के ही कंट्रीज का मेंबर होगी, वो बात गलत होगी। टोटली आज के टाइम में इसमें 18 कंट्री है जिसमें रशिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी इंक्लूड हो गई। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो जो सेकंड स्टेटमेंट हो गया वो आपका गलत हो गया और हमें गलत स्टेटमेंट ही चूज करना था। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला गया कि भाई ये 10 + 6 है, यानी कि अब 10 + 6 ना होकर के ये क्या हो गया, ये अब 10 + 6 की जगह 10 + 6 की तर्ज पे इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे आपको याद रखना है कि 2 कंट्री और ऐड हो गई और ये जो बाकी जो कंट्री बच गई आपकी जिसको जो मैंने सर्कल नहीं किया है, ये सारी ईस्ट एशियन कंट्री है जो कि उसके अंदर आती है, एशियन ग्रुप के अंदर आती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट ही हमारा गलत था। ठीक है, अच्छा आपके लिए क्वेश्चन ये रहेगा कि ये जितनी जो 10 कंट्री है जिसका कि नाम आप यहां से देख पा रहे हो, इन सारी कंट्री की कैपिटल क्या है। ठीक है, कैपिटल क्या है और कैपिटल के अलावा इस कंट्री में लैंग्वेज कौन सी, नेशनल लैंग्वेज इनकी क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये आपके लिए क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि हमारी कंट्री में जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और यहां आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है और नीचे ये थर्ड स्टेटमेंट है। 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि भी ये बताओ कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये ऑप्शन चूज करना है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1 इट वाज रेज्ड टू प्रिवेंट चाइनीज ऑक्यूपेशन एट LAC, यानी कि LAC का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि अगर आप हम इंडिया का अगर मैप देखो तो ये JNK का जो ऊपर वाला, थोड़ा सा दोबारा बनाता हूं मैं, ये जो ऊपर का जो पोर्शन है हमारा JNK वाला,
तो यहाँ लद्दाख के पास जो ये एरिया जो चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है और ये जो लाइन जाती है इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है। तो इस एरिया में चाइना हमेशा कोशिश करता है कि हमारे एरिया को कब्जा कर सके, ऑक्यूपाई कर सके। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को एस्टेब्लिश किया गया है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है इट फॉल अंडर द प्रीव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि ये जो फोर्स है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है, ठीक है, इसके अंडर में रहती है। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज आल्सो रेफर्ड एज विकास बटालियन। इस फोर्स का जो दूसरा नाम है, एक और नाम है जिस नाम से इसे जाना जाता है, उसे विकास बटालियन भी बोला जाता है। तो ये 3 स्टेटमेंट हो गई आपके पास। अब आपको बताना है कि भी ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड थर्ड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है 1 2 3 ओनली, यानी कि ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट और फर्स्ट के अलावा जो थर्ड स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट का अंदर मतलब ये हुआ जो आपसे ये बोला गया कि भी ये जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के प्रीव्यू में रहती है। नहीं, ये बात गलत है। बल्कि अगर हम इसकी बात करें किसके प्रीव्यू, किसके अंडर में काम कर रही है एक्चुअल में, तो वो करती है कि जो भी मेजर जनरल रैंक के जो ऑफिसर होते हैं इंडियन आर्मी के अंदर उसके अंडर में काम कर सकती है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल के जो हेड है, इंस्पेक्टर जनरल है, उसके प्रीव्यू में ये जो फोर्स है वो काम करती है। यानी कि आप ये बोल सकते हो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। अब फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की, तो इसे स्टैब्लिश किया गया था 1962 में और 14 नवंबर को इसे स्टैब्लिश किया गया था। यानी कि आपको ये भी याद रख सकते हो कि नेहरू जी का जो बर्थडे था, ठीक है, नेहरू जी के बर्थडे वाले दिन ही इसे स्टैब्लिश किया गया था 1962 के अंदर, जब इंडिया चाइना की वॉर हुई थी। तब इसे लद्दाख वाले रीजन में हमारे एरिया को सेफ रखने के लिए, चाइनीज ऑक्यूपेशन से प्रिवेंट करने के लिए इस फोर्स को स्टैब्लिश किया गया था। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, यानी कि करेक्ट हो गया। अब बात करें इस जो ये फ्रंटियर जो फोर्स है इसकी अचीवमेंट की बात करें तो 1971 में जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था तो उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन ईगल। उसके बाद 1984 में सेकेंड ऑपरेशन जो चला था वो अमृतसर यानी कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर जो अटैक हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार इन्होंने चलाया था। थर्ड जो आपको याद रखना वो है मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत, जो कि सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर 1984 में ही जो एक सिक्योर करने के लिए अपनी इस पोजीशन को ऑक्यूपाई करने के लिए हमारी कंट्री में इस ऑपरेशन को चलाया गया था। और उसके बाद जो वर्ल्ड फेमस आप कह सकते हो 1999 में जब इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर हुई थी कारगिल के अंदर, तो ऑपरेशन विजय चला गया था। तो ये जो इतनी जो सफलता है, इसकी जो इतनी विजय है इस फ्रंटियर फोर्स की, उस वजह से अब इसका जो नाम रख दिया गया है विकास बटालियन रख दिया गया था। इसे इनिशियली जो इसे स्टार्ट किया गया था वो किया था मेजर जनरल सुजन सिंह उबान ने, और उन्होंने स्टैब्लिश किया था जब इसका नाम था स्टैब्लिश 22, यानी कि इसमें 22 माउंट रेजिमेंट के जो लोग थे, आर्मी के जो ऑफिसर थे, वो इसके अंदर काम करते थे। फिर बाद में इसका नाम भी चेंज कर दिया गया। आज के टाइम पे इसे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स भी बोला जाता है, साथ ही साथ इसके दूसरा नाम विजय बटालियन भी बोला जाता है। ये 1999 में जो वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ, तब इसका एक और नाम रख दिया गया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इंदिरा के बारे में कि इंदिरा सीरीज ऑफ एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बाय द इंडिया इन एसोसिएशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, यानी कि एक मिलिट्री की एक्सरसाइज है जिसका नाम है इंदिरा। ठीक है, और ये इंदिरा सीरीज ऑफ एक्सरसाइज जो है ये इंडिया हमारी कंट्री किस कंट्री के साथ ये करती है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि रशिया के साथ करती है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है यूएसए यानी कि अमेरिका के साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंट्री करती है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि फ्रांस के साथ ये एक्सरसाइज करती है इंडिया, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि इंडोनेशिया के साथ की जाने वाली ये एक्सरसाइज है जिसका नाम है इंदिरा। तो ये चार ऑप्शन आपके पास हो गए। सही आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि रशिया के साथ एक्सरसाइज होती है। यानी कि इनिशियली 2003 में इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया गया था
इंडियन नेवी के द्वारा, यानी कि नेवल एक्सरसाइज थी स्टार्टिंग में। और इंडियन नेवी, ठीक है, यानी कि हमारी कंट्री की नेवी और रशिया की जो नेवी थी, दोनों मिलकर के ये एक्सरसाइज किया करती थी। फिर बाद में 2017 में इसमें थोड़ा चेंजेस कर दिया गया और उसके बाद ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हो गई। ट्राई सर्विस का मतलब ये हुआ कि आर्मी भी इसका पार्ट हो गई, ठीक है। नेवी तो ऑलरेडी पहले से थी, नेवी एक्सरसाइज तो पहले से कर रही थी, लेकिन आर्मी भी ऐड होगी। आर्मी के अलावा एयरफोर्स ने भी इसके साथ काम करना शुरू कर दिया। यानी कि हमारी कंट्री, यानी कि इंडियन आर्मी या इंडियन आर्मी के अंदर जो तीनों पार्ट है, यानी कि एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, आर्मी हो गई, ये तीनों, और रशिया का भी जो काउंटर पार्ट है, ठीक है, रशिया का जो काउंटर पार्ट है, वहां की जो तीनों यूनिट है, तीनों यूनिट मिलकर ये एक्सरसाइज करती है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन ए हो गया। ए का मतलब ये हुआ कि भी ये रशिया के साथ की जाने ये वाली एक्सरसाइज है जिसका नाम है इंदिरा। आप इंदिरा से ऐसे भी याद रख सकते हैं, IND का मतलब हो गया इंडिया, RA यानी कि ये रशिया के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि इसलिए इसके इंदिरा भी बोला जा रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट टीक ट्री नेम्ड कनिनमारा इज लोकेटेड। यानी कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट एक ट्री है जिसका जो नाम है कनिनमारा, कन्नीमारा भी आप बोल सकते हो, कन्नीमारा है, ये कौन से टाइगर रिजर्व में लोकेटेड है, इसकी लोकेशन के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग ये दंदेली टाइगर रिजर्व है, वहां पर ये ट्री लोकेटेड है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है बांदीपुर टाइगर रिजर्व में ये लोकेटेड है। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है आपसे नगरहोल टाइगर रिजर्व में, यानी कि नगरहोल या नागरहोल टाइगर रिजर्व में इसकी लोकेशन है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में इसकी लोकेशन है। तो ये 4 टाइगर रिजर्व के आपको नाम दे दिए गए हैं। आपको ये बताना है ये जो टीक ट्री है जिसका नाम रख दिया गया कन्नीमारा, ये कहां पे इसकी कन्नीमारा की लोकेशन के बारे में आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। 4 ऑप्शन है आपके पास, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। डी का मतलब ये हुआ कि परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो हमारी कंट्री में केरला के अंदर जो टाइगर रिजर्व है वहां पर इसकी लोकेशन है। यानी कि हमारी अगर इंडियन मैप अगर आप देखोगे तो बिल्कुल साउथ में केरला स्टेट है, और केरला स्टेट के अंदर ये पर्टिकुलर जो डिस्ट्रिक्ट है जिसका पलकड़म डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व के अंदर ही जो अन्नामलाई लैंडस्केप है, ठीक है, इस एरिया में, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि वेस्टर्न घाट जो है हमारी कंट्री में, वेस्टर्न घाट जो कि केरला के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर ये टाइगर रिजर्व स्टैब्लिश्ड है या लोकेटेड है, और उसके अंदर ही ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट टीक ट्री अवेलेबल है हमारी कंट्री के अंदर। यानी कि ये बोल सकते हो 350 साल पुराने 350 ईयर ओल्ड ट्री हमारी कंट्री के अंदर है, और इसकी अगर हाइट की बात करें तो ये 40 मीटर इसकी हाइट है, और इस ट्री का नाम जो है रखा गया कन्नीमारा ट्री है। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन डी। डी का मतलब ये हो गया कि परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व इसका आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू UNSC रेजुलेशन 1267 शेंसन्स कमिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें जो रेजुलेशन होता है उसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1267 यानी कि 1267 जो रेजुलेशन पास हुआ था यूनाइटेड नेशन के अंदर, उसके सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन है। और आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, और ये आपके पास सेकंड स्टेटमेंट है, और नीचे ये आपके पास थर्ड स्टेटमेंट है। यानी कि 3 स्टेटमेंट आपको गिवन है। इन तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चूज करना है ये 4 ऑप्शन। ठीक है, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, द कमिटी अंडर द रेजुलेशन 1267 कैन डेजिग्नेट अ पर्सन एज ग्लोबल टेररिस्ट। यानी कि इस रेजुलेशन के अंदर ये काम किया जाता है कि वर्ल्ड लेवल पर कि कोई भी जो भी इलीगल एक्टिविटी करता है या कुछ ऐसा काम करता है जिसे ह्यूमन को थ्रेट है, ठीक है, तो उस बंदे को, उस पर्सन को यहां पे टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है इस रेजोल्यूशन के हिसाब से। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्टिव यूएन सब्सिडरी बॉडीज वर्किंग ऑन द एफर्ट टू कम्बैट टेररिज्म।
टेररिज्म को डील करने के लिए, इसकी प्रॉब्लम को डील करने के लिए ये यूनाइटेड नेशन का एक सब्सिडरी बॉडीज है, ये बोला जा रहा है, और ये एक्टिव है, यानी कि अभी भी ये काम करती है, ये आपसे बोला जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्टिव यूनाइटेड नेशन की ये सब्सिडरी बॉडीज हैं, ये आपसे बोला जा रहा है, जो कि टेररिज्म को डील करती है। टेररिज्म यानी कि आतंकवाद की बात की जा रही है आपसे। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि इवन अ परमानेंट फाइव यानी P5, आप लोगों को मालूम ही होगा कि P5 के अंदर 5 कंट्री आती है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन भी हो गया कि आपको वो बतानी है कि 5 कंट्री कौन कौन सी है, ठीक है, और कौन कौन सी कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती है, आपको ये भी बताना है कि 5 कंट्री है जो परमानेंट 5 सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आती है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। चलो अब पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थर्ड में आपसे बोला जा रहा है कि इवन अ परमानेंट P5 मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कैन नॉट यूज वीटो अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द कमेटी, यानी कि ये जो कमेटी है, रेजोल्यूशन करने वाली जो कमेटी है, उसके अगेंस्ट में किसी भी कंट्री ने, यानी इन 5 में से किसी ने इसके डिसीजन के ऊपर वीटो यूज नहीं किया था। वीटो का मतलब ये होता है कि इन 5 कंट्री में से अगर किसी कंट्री ने भी इसके अगेंस्ट में वोट कर दिया, वीटो कर दिया, तो उस रेजोल्यूशन को पास नहीं किया जाएगा। तो ये 3 स्टेटमेंट हो गए आपके पास। अब आप बताइए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट नहीं, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए में बोला जा रहा है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड, ये 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट ये वाला और थर्ड ये वाला, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है 1 2 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी बन जाता है। बी का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है और साथ के साथ सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो, जैसे क्वेश्चन के अंदर ये था कि फर्स्ट और सेकंड, थर्ड स्टेटमेंट को गलत बोला जा रहा है, इसके अंदर जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब डिटेल में देख लेते हैं। देखिए यूनाइटेड नेशन के अंदर क्या होता है, यूएन के अंदर एक सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसके अंदर मैं जैसे मैंने आपको बताया 5 कंट्री है जो कि वीटो यूज कर लेती है, ठीक है। तो उस वीटो को भी के बारे में, यानी कि उनको एक स्पेशल पावर दिया जाता है। और जैसे कि आपसे ये बोला जा रहा है कि ये यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन 1267 जो पास किया गया था, ये यूनाइटेड नेशन का एक ऐसा रेजोल्यूशन है जिसके अंदर किसी को भी ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे मोहम्मद जो है उसके जो चीफ है मसूद अजहर, इसे इस रेजोल्यूशन के तहत इंटरनेशनल लेवल पर, एक ग्लोबल लेवल पर इसे टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो भाई एक बात आपको ये और याद रखनी है कि 15 अक्टूबर 1999 में ही इसे अडॉप्ट किया गया था, इस रेजोल्यूशन को, ठीक है। ये 2 फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये बोला जा रहा है कि भाई ये जो रेजोल्यूशन है ये डील करता है कंप्लीटली टेररिज्म के ऊपर, यानी कि जितने भी पर्टिकुलर इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, जैसे अलकायदा हो गया, तालिबान हो गया, इस्लामिक स्टेट ग्रुप जो है, ठीक है, ये जो इसको बढ़ावा देते हैं, इनको डील करने के लिए, इसे कम्बैट करने के लिए, इनसे फाइट करने के लिए ये रेजोल्यूशन तैयार की गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। तो थर्ड स्टेटमेंट में क्या है कि भी इस प्रपोजल की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका ने यूएनएससी में वीटो कर दिया था इसके रिगार्डिंग में कि भी इस प्रपोजल को पास करने में स्टार्टिंग डेज के अंदर। तो इसलिए आप ये बोल सकते हो थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारा वो गलत हो गया, ठीक है। यानी कि आप ये बोल सकते हो, एक फैक्ट आपको और याद रखना है कि 2019 में पाकिस्तान जो है यूनाइटेड नेशन काउंसिल में पहुंच गया था, और पाकिस्तान का कहना यह है कि इंडिया जो भी अफगानिस्तान में इसके डेवलपमेंट का जो काम कर रहा है, एक्चुअल में ये बोला जा रहा था, पाकिस्तान के लिए क्लेम किया जा रहा था कि भी इंडिया वहां डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहा बल्कि वो टेररिस्ट एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा था पाकिस्तान के द्वारा। और ये बोला जा कि तहरीके तालिबान जो है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये, और इसके अलावा जमात उल अरहार, ये इंडिया इसको सपोर्ट करता है ताकि यहां पे इस एरिया में टेररिज्म फैल सके, ऐसा पाकिस्तान ने प्रपोजल लगाया था, ऐसा पाकिस्तान ब्लेम कर रहा था इंडिया, जिसके अगेंस्ट में यूएसए ने इसे इस चीज को वीटो कर लिया था, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया, थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या है, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है और उसके नीचे ये सेकंड स्टेटमेंट। और ध्यान रहे आपको जो स्टेटमेंट बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, द मैकेनिज्म ऑफ द क्वेश्चन आर इज ओनली लिमिटेड टू द लोकसभा। यानी कि क्वेश्चन आर की अगर बात करें तो ये बोला जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर दो हाउस है, लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, तो ये आपसे बोला जा रहा है कि अगर हम बात करें क्वेश्चन आर की, तो क्वेश्चन आर के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि क्वेश्चन आर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर है, ऐसा बोला जा रहा है, सिर्फ इसमें लिमिटेड है, राज्यसभा में ऐसा नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है जीरो आर के बारे में। जीरो आर इज एन इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है जीरो आर के बारे में और ये एक तरह से हमारी पार्लियामेंट सिस्टम के अंदर एक इनोवेशन है, एक तरह से ये बोला जा रहा है। तो ये दो क्वेश्चन आपके पास हो गए। अब आपको ये बताना है कि भाई दो स्टेटमेंट हो गया आपके पास। अब आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, चलिए बताइए आंसर सही क्या है। इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो आपको दे रखी है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन आर की। तो सबसे पहले ये जो प्रोसीडिंग होती है हमारे पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर जो दो हाउस है, एक लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा है, इन दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यह बताना चाहिए जो पार्लियामेंट में जो काम शुरू होता है वो 11 बजे स्टार्ट होता है। ठीक है, 11 से लेकर के 12 बजे तक का जो टाइम होता है इसे बोला जाता है क्वेश्चन आवर। यानी कि इसके अंदर जो भी एमपी होते हैं वो कुछ भी काम करते हैं, कैसा भी काम करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग में उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने ये काम किया, वो काम किया, कैसे किया, नहीं किया, उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, उसके बाद होता है जीरो आवर, जो कि क्वेश्चन आवर के कंप्लीट होने के बाद इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। यानी कि 11 से 12 पहले क्वेश्चन आवर होता है, उसके बाद नेक्स्ट आपका होता है जीरो आवर, यानी कि 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है आपका जीरो आवर। ठीक है, और उसके बाद 1 बजे से लेके 2 बजे का जो टाइम होता है ये लंच डिक्लेयर कर दिया जाता है कि भाई लंच होता है, इस टाइम कोई काम नहीं होता है। ठीक है, और उसके बाद लंच के बाद 2 बजे फिर से काम स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बात करें लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक का काम चलता रहता है। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक इसका प्रोसीडिंग चलता रहता है। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो 2 बजे से स्टार्ट होकर के 5 बजे तक, 2 बजे से स्टार्ट होकर 5 बजे तक इसका काम चलता है। ठीक है, जिसके अंदर ये लॉ बनाना, बजट पास करना वगैरह वगैरह जो भी इसके काम होते हैं वो काम किए जाते हैं। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट का जो भी काम होता है, नॉर्मल जो एक्टिविटी होती है कि भी किसको बिल वगैरह को पास करके एक्ट में कन्वर्ट करना, जो भी काम होता है इस काम को परफॉर्म किया जाता है। तो आई होप आपको ये जो इसकी जो वर्किंग है पार्लियामेंट की वो समझ में आ गई होगी कि भी किस टाइम क्या काम होता है। अब आते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन में आपसे जो बोला जा रहा था कि भी ये जो क्वेश्चन आर के बारे में बोला जा रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, ये बात गलत है। यानी कि ये लोकसभा में भी ये टाइम पीरियड होता है जिसमें काम होता है, उसके अलावा राज्यसभा में दोनों में ये पीरियड काम होता है। यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में ही क्वेश्चन आर होते हैं, यानी कि दोनों के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या गलत दे दिया गया था। ठीक है, ओनली हाउस में नहीं, बोथ हाउस में ये काम होता है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया कि भाई ये जो है हमारे एक इनोवेशन है हमारे पार्लियामेंट सिस्टम के अंदर, इसकी बात की जा रही थी जीरो आर के बारे में। तो मैं आपको डिटेल में जीरो आर के बारे में बताता हूं कि जीरो आर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इनोवेशन की बात की, ये हमारे पार्लियामेंट रूल बुक में ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक है, जिसमें ये ऐसा बोला, ये हमारी जो रूल बुक है उसके अंदर नॉट मेंशन है, ये मेंशन नहीं है। ठीक है, यानी कि इसके लिए क्या करना होता है कि प्रियोर नोटिस दिया जाता है कि भाई जीरो आर में क्या पूछा जाएगा। यानी कि कोई भी एमपी है, कुछ काम कर रहा है, इसमें बजट अलोकेशन या एक्सपेंडिचर या जो भी उसका काम है, कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस टॉपिक पे बात होगी, इसके रिगार्डिंग में पहले एक नोटिस दिया जाता है कि हम ये डिस्कस करने वाले, फिर उससे वो जवाब लिया जाता है या डिस्कशन स्टार्ट होता है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि जीरो आर स्टार्ट इमीडिएटली, जो जीरो आर जो होता है वो इमीडिएटली स्टार्ट होता है इसके बाद में। लेकिन आपसे जो इसमें बोला गया था स्टेटमेंट में, ये सही स्टेटमेंट जीरो आर जे, कि ये बोला जा रहा है कि ये ऑलरेडी हमारे इंडियन पार्लियामेंट
पार्लियामेंट्री सिस्टम जो उसके अंदर मेंशन्ड है, ये मेंशन नहीं है, नॉट मेंशन्ड है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट जो है आपका वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो प्रोसीडिंग्स होती है पार्लियामेंट के अंदर वो क्लियर हो गया होगा, टाइम पीरियड क्या होता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका मतलब ये है कि डी हमारा ऑप्शन करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत दे दिए गए थे इसके अंदर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज इंट्रोड्यूस अंडर न्यू इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, यानी कि आईईसी के अंदर इसे इंट्रोड्यूस किया है हमारे कंट्री के अंदर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के बारे में जो बात की जा रही है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट सीक्स टू प्रोवाइड ड्यूटी बेनिफिट टू एक्सपोर्टर, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी बिजनेस करते हैं और वो एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो उसे बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये चीज लाई गई है। क्या मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ये फ्रॉम न्यू स्कीम में जो लाया गया है, इसका अंदर जो मेन बेनिफिट है वो ये सोचा जाता है कि जो भी एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं उनको बेनिफिट दिया जाए। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट हो गई। अब आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, तो इसमें बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है आपका ऑप्शन बी। बी का मतलब ये है कि भाई सेकंड स्टेटमेंट जो है सिर्फ वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। गलत इसलिए है कि भाई ये जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, इसे जो हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया था वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यानी कि एफटीपी के तहत, एफटीके की बेसिस पे इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 2015 से 2020 के बीच में। और जो ये इफेक्ट में आया था यानी कि विद इफेक्ट फ्रॉम, यानी कि किस डेट से ये एक्टिव हो गया था उसके बारे में अगर बात करें तो 1 अप्रैल 2015, यानी कि आप ये बोल सकते हो 2015 से लेकर के 2020 तक के जो टाइम पीरियड है उस बीच में इस पॉलिसी को लाया गया था। किसके थ्रू, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के थ्रू। ठीक है, और इसके अलावा ये जो अगर हम बात करें न्यू इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की बात करें तो उसे ऑब्टेन किया गया था 1 सितंबर को। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका वो गलत है। अब थोड़ा जान लेते हैं कि ये आईईसी होता क्या है। आईईसी का मतलब है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है और ये जो कोड होता है इसे देती है डीजीएफटी। डीजीएफटी का मतलब है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, ये इस कोड को जनरेट करती है और ये इसको देती है। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो डीजीएफटी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस कोड को जनरेट करके प्रोवाइड करती है और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। और ये जो 10 डिजिट का जो कोड होता है इसकी वैलिडिटी लाइफ पीरियड होती है, लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। यानी कि एक बार कोड जनरेट कर दिया गया तब तक चलता रहेगा जब तक आप इस बिजनेस को कर रहे हो, एक्सपोर्ट का काम कर रहे हो। यानी कि आप ये बोल सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो वो बिल्कुल सही है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है, स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि बेनिफिट प्रोवाइड करना, कि ड्यूटी फ्री कर देना या किसी और तरह का प्रॉफिट प्रोवाइड करना, एक मोटिवेशन प्रोवाइड करना ताकि हमारी कंट्री एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस कर सके। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि भी करेक्ट स्टेटमेंट जो हो गया हमारा वो सेकंड स्टेटमेंट, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। यानी कि आप ये बोल सकते हो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हमारी कंट्री के अंदर, जो एमएसएमई सेक्टर या कोई भी ऐसा सेक्टर जो कि एक्सपोर्ट का काम करना चाहती है, प्रोडक्शन का काम करती है, उसको मोटिवेट करने के लिए ये स्कीम लाया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू मिशन कर्मयोगी विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। यानी कि कर्मयोगी जो मिशन है इसको ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये आपके पास ये सेकंड स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है, चूज करना है अपना करेक्ट ऑप्शन, जो कि कैसा होना चाहिए, करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट इज अ न्यू कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम फॉर सिविल सर्वेंट एम टू अपग्रेडिंग प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग मैकेनिज्म। यानी कि ये एक तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है और ये जो प्रोग्राम है सिविल सर्वेंट के लिए है और ये कब होगी, प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग मैकेनिज्म। यानी कि
जॉब लगने से पहले, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर से पहले उन्हें एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ये आपसे बोला जा रहा है मिशन कर्मयोगी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम है जो कि सिविल सर्वेंट को उनकी अपॉइंटमेंट से पहले यानी कि रिक्रूटमेंट होने से पहले उन्हें ये ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट विल बी गवर्नमेंट बाय द, ये जो गवर्नमेंट की जाएगी वो प्राइम मिनिस्टर्स ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, यानी कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसका जो ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल है उसके द्वारा इस चीज को मॉनिटर किया जाएगा, इसे गवर्न किया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। दो स्टेटमेंट हो गए, अब आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग नाइदर 1 नॉट 2, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया और सेकंड स्टेटमेंट सही है। ऐसा क्यों, देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे जो बोला गया था कि भी ये एक तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है जो सिविल सर्वेंट है, यानी कि आईएएस ऑफिसर जो है या आईपीएस ऑफिसर जो है या इस तरह के जो भी सिविल सर्वेंट ऑफिसर्स हैं उनको एक तरह से ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, ये बात तो ठीक है ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, लेकिन भाई रिक्रूटमेंट से पहले ट्रेनिंग थोड़ी दी जाएगी, रिक्रूटमेंट के बाद ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये जो वर्ड दे दिया गया था ना आपको प्री गलत था, यहाँ पे पोस्ट रिक्रूटमेंट रिफॉर्म है एक तरह से। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा ये जो अप्रूव किया गया है मिशन कर्मयोगी, ये जो किया गया है ये बल्कि प्री नहीं पोस्ट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है सिविल सर्वेंट के लिए। ठीक है, तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। और सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, यानी कि एनपीसीएसएसबी की अगर हम बात करें, जिसे आप शॉर्ट में जो बोल सकते हैं, नया नाम जो है ये नाम जो मिशन कर्मयोगी के नाम से जिसे जाना जाता है, तो भाई इसे प्राइम मिनिस्टर के अंदर, प्राइम मिनिस्टर की जो चेयरशिप की उसके के अंडर में जो ये ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल है उसके तहत इसे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि ओबीसी के रिगार्डिंग में जो भी अदर बैकवर्ड क्लास जो है उसके रिगार्डिंग में अगर हम बात करें, बैकवर्ड क्लास के बारे में बात करें, तो उसके रिगार्डिंग में जो कमीशन है हमारी कंट्री के अंदर उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, सेकंड स्टेटमेंट ये है। अब आपको ये बताना है कि भाई करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इनके बारे में सही स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि एक तरह से ये स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी का मतलब है जिसे एक्ट पास करके जिसे बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई लेना देना नहीं है, एक एक्ट ला करके एक बिल को एक्ट में कन्वर्ट करके फिर इस तरह की बॉडी का कंस्टिट्यूट किया जाता है, इसे बनाया जाता है, ऐसा आप बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है इट हैज ऑल द पावर ऑफ सिविल कोर्ट, यानी कि सिविल कोर्ट क्या है, यानी कि आप ये बोल सकते हो यानी कि हाई कोर्ट के अलावा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा जिस तरह इनके पास जो पावर होती है सिमिलर काइंड ऑफ पावर इनको भी दिया जाता है, सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ 1 और 2 ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, जिसमें बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो आप ये बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है आपका ऑप्शन बी। बी का मतलब ये कि सेकंड स्टेटमेंट ही सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। यानी कि आप ये बोल सकते हो ये स्टैच्यूटरी बॉडी की जो बात की जा रही है वो गलत है, ये स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके बारे में मेंशन है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि आर्टिकल 338 के अंदर अमेंडमेंट करके, यानी कि आप ये बोल सकते हैं इस आर्टिकल के अंदर अमेंडमेंट करके इस चीज को लाया गया, इस इंस्टीट्यूशन को हमारे कंट्री के अंदर लाया गया। यानी कि आप ये बोल सकते हैं जो आर्टिकल 338 था इसके अंदर सेकंड अमेंडमेंट किया गया था, यानी कि आप इसे बोल सकते हो 338B के अंदर ये मेंशन है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि हमारी कंट्री के अंदर 102nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2018 के अंदर,
तब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को स्टैब्लिश किया गया था। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। लेकिन अगर हम बात करें पहले ये जो इंस्टीट्यूशन था, पहले की बात करें, प्रीवियसली अगर पहले की बात करें तो ये स्टैच्यूटरी बॉडी ही था, लेकिन बाद में इसे कह सकते हैं लॉ पास करके इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी मेंशन कर दिया गया अमेंडमेंट करके। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर ही आया करता था, ठीक है, लेकिन पहले स्टैच्यूटरी बॉडी थी, लेकिन अब ये क्या बन गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई। कैसे बन गई, आर्टिकल 338 में इसे मेंशन कर दिया गया। तो आप ये बोल सकते हो कि भी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा वो तो हमारा गलत हो गया। मैं बात कर रहा हूं इस स्टेटमेंट की, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट की बात करें कि इसकी पावर की बात करें, फंक्शन और पावर की बात करें, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो एक हाई कोर्ट के पास या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जो भी पावर होती है, ठीक है, उस इस तरह की वो सिमिलर पावर, यानी कि सिविल कोर्ट के पास जितनी भी पावर होती है इस तरह की पावर इस इंस्टीट्यूशन को दी गई है। यानी कि करेक्ट आंसर जो हो गया आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यानी कि हम बात करें अगर इस इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये इंस्टीट्यूशन का जो काम करती है, यानी कि जितनी भी बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, सोशली बैकवर्ड क्लासेस जो लोग हैं, सोशली और एजुकेशनल जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, उनके रिगार्डिंग में कोई अगर कंप्लेन आती है तो उस कंप्लेन को डील करते हैं, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग में जो उनके अपलिफ्टमेंट के रिगार्डिंग में जो भी काम हो सकता है उसके रिगार्डिंग में ये काम करती है। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जितनी भी सोशली बैकवर्ड क्लासेस है, बैकवर्ड का मतलब है जो कि सोशली का मतलब है जो एजुकेशन बेसिस पे और सोशलाइजेशन बेसिस पे जो बैकवर्ड है, उस क्लासेस के हिसाब से यहाँ पर उस कैटेगरी के हिसाब से अगर उनके अगेंस्ट में कुछ ऐसा काम होता है, यानी कि आप बोल सकते हैं उनको कोई पीड़ा होती है, उनको कोई परेशान करता है इस तरह का, तो उसके रिगार्डिंग में ये इंस्टीट्यूशन काम करती है, मॉनिटर करती है और उनके अपलिफ्टमेंट में भी हेल्प करती है। यानी कि आप ये देख सकते हो, ये मैंने आपको एक तरह से इनका हायरार्की भी आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे कि हायरार्की कैसी है। यानी कि इसके अंदर एक चेयरमैन होता है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर चेयरमैन होता है, उसके बाद एक वाइस चेयरमैन होता है, फिर मेंबर्स होते हैं, ठीक है, इस तरह होती है। और फिर ये सेक्रेटरी होता है, इसके अंदर सेक्रेटरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में और रिसर्च विंग में। एडमिनिस्ट्रेटिव विंग यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है कि भी किस तरह के काम होने चाहिए, और रिसर्च विंग जो होती है वो उनके अपलिफ्टमेंट कैसे होगा, कैसे वो काम करेगी, आगे बढ़ेगी ये सोसाइटी के अंदर, उसके रिगार्डिंग में काम करती है। यानी कि जो भी आप ये बोल सकते हो कंप्लेन वगैरह को डील करने वाला काम एडमिनिस्ट्रेटिव विंग करती है और इनके अपलिफ्टमेंट वाला जो काम है वो रिसर्च विंग करती है। बाकी आप डिटेल में देख सकते हो इसके सब पार्ट में क्या क्या आते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ वंदे भारत मिशन। यानी कि अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि एक मिशन चलाया गया था जिसका नाम है वंदे भारत मिशन। इस वंदे भारत मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है इट इज एन एग्जीक्यूशन एक्सरसाइज टू रीपैट्रिएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम ओवरसीज। इसका मतलब यह है कि हमारी कंट्री के वो सारे सिटीजन जो कि दूसरे कंट्री में कहीं काम कर रहे थे उन्हें इवैक्यूएट करने के लिए, उसे अपनी कंट्री में दोबारा लाने के लिए एक्सरसाइज परफॉर्म की गई थी। ये आपको बोला जा रहा है, ऑप्शन ए में बोला जा रहा है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग आपसे बोला जा रहा है इट इज ए कंबाइंड मिलिट्री एक्सरसाइज विद मल्टीपल कंट्री। यानी कि एक से ज्यादा कंट्री के साथ ये एक तरह से मिलिट्री का एक एक्सरसाइज है, ये आपसे बोला जा रहा है ऑप्शन बी में। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है इट एम्स टू अपग्रेड इंडियाज एग्जिस्टिंग रेलवे नेटवर्क टू सेमी हाई स्पीड। यानी कि हमारी कंट्री में जो रेलवे का जो नेटवर्क है और रेलवे का जो काम है उसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, सेमी हाई स्पीड तक ले जाने के लिए ये एक तरह से प्रोग्राम है, ये इसका मेन एम है। और डी स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इस डी के अंदर कि जो ऑप्शन है आपकी इट एम टू रिहेबिलिटेट द माइग्रेंट लेबर हु लॉस्ट देयर लाइवलीहुड ड्यूरिंग द कोविड-19 क्राइसिस। यानी कि कोविड-19 क्राइसिस की वजह से जो लोग अपने जॉब को खो चुके हैं, माइग्रेंट वर्कर, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए ये मिशन चलाया गया है। तो ये 4 ऑप्शन थे, 4 में से करेक्ट आंसर क्या है चलिए चूज कर लीजिए। है ये क्वेश्चन कोविड-19 से ही रिलेटेड है, ठीक है। चलिए ये हिंट मैंने दे दिया, अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मतलब यह है कि एक तरह से ये इवैक्यूएशन एक्सरसाइज है जो इंडिया यानी कि हमारी कंट्री के द्वारा परफॉर्म किया गया ओवरसीज।
यानी कि हमारी कंट्री से बाहर जो लोग बाहर किसी काम के लिए बाहर गए थे, अब उनकी जॉब छूट गई या उनको इस पेंडेमिक सिचुएशन में अपने घर यानी कि इंडिया नहीं आ पा रहे थे, उनको इवैक्यूएट करने के लिए ये प्रोसेस है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर जो एयरलाइन से उनके द्वारा ये एक्टिविटी परफॉर्म की गई है, जिसमें दूसरी कंट्री में मेनली जो गल्फ कंट्री में जो लोग बाहर जो गए हुए उन लोगों को हमारी कंट्री में वापस लाया गया। इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि 1,77,000 से भी ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। ये तो इंडियन एयरलाइंस की तरफ से किया गया, यानी कि ये बोल सकते हैं आप। और इसके अलावा हमारी इंडियन नेवी ने भी एक कार्यक्रम चलाया है जिसका नाम है समुद्र सेतु, और समुद्र सेतु के थ्रू ये भी एक इसी सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेस है, जिसके अंदर ये किया गया भाई एयरलाइंस ने तो भाई जो प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसके अंदर लोगों को लेके वापस आया गया था, उसे तो बोला जा रहा है कि भाई वंदे भारत मिशन, और इसी के तहत फर्दर इंडियन नेवी ने भी एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम है समुद्र सेतु, जिसमें सी रूट के थ्रू इन लोगों को हमारी कंट्री में वापस लाया गया था। और ऐसा बोला जा रहा है कि 1990 के बाद 1990 जो कि गल्फ वॉर हुआ था, उस वॉर के बाद ये सबसे ज्यादा लोगों को अपनी कंट्री में वापस लाने का एक प्रोग्राम है। गल्फ वॉर से इराक और कुवैत में जो लड़ाई हुई थी वहां से, यानी कि गल्फ एरिया के अंदर जो हमारे इंडियन लोग फंस गए थे उनको लाया गया था। उसके बाद ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है। तो करेक्ट आंसर जो हो गया हमारा ऑप्शन ए हो गया, डायरेक्टली रिलेटेड है कोविड-19 से। ये एक तरह से इवैक्यूएशन प्रोसेस है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया, हमारी कंट्री में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या डिक्लेरेशन है, उसके रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन बोल सकते हैं आप। तो यहां आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है और ये थर्ड स्टेटमेंट है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारी कंट्री के अंदर है उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये तीन स्टेटमेंट दे दिए गए हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि भाई करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, चलिए वन बाय वन तीनों स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इंग्लिश और हिंदी दोनों के बारे में बोला जा रहा है। हिंदी एंड इंग्लिश आर द ओनली लैंग्वेजेस फॉर ट्रांजैक्शन फॉर बिजनेस इन पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर, यानी कि हमारी जो संसद है पार्लियामेंट है उसके अंदर ये बोला जा रहा है कि भी इंग्लिश को और हिंदी को, इंग्लिश को और हिंदी को ये दोनों लैंग्वेज यूज की जाती है पार्लियामेंट के अंदर, मतलब जो नॉर्मल प्रोसीडिंग्स होती है उसको काम करने के लिए। ये बोला जा रहा है ऑप्शन स्टेटमेंट 1 में। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है पार्ट 17, यानी कि ये 10 हो गया, ये 15 और 2 ये हो गया 17th पार्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो उसके बारे में बोला जा रहा है कि पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में जो डिटेल में जो मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो बोला जा रहा है कि पार्ट 17th में ऐसा मेंशन है। ये आपका बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट 17, आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इंग्लिश इज ए ऑफिशियल लैंग्वेज अंडर 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल के अंदर जो लिस्ट ऑफ लैंग्वेज है उसके अंदर ये बोला जा रहा है कि इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। ये थर्ड स्टेटमेंट है। 3 स्टेटमेंट हो गए। अब तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन चूज करिए। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और थर्ड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारी कंट्री में है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करते हैं सबसे पहले, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी है। बी का मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारी कंट्री के अंदर जो पार्लियामेंट का जो भी काम होता है, नॉर्मल जो प्रोसीडिंग्स होती है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कंबाइंड होती है। साथ ही साथ जितने भी मेंबर्स होते हैं, मेंबर का मतलब है एमपीज की बात की जा रही है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी होते हैं उनको अपनी मदर टंग में बोलने का पूरा अधिकार भी होता है। अदरवाइज यहाँ पे जो नॉर्मल प्रोसीडिंग्स होती है, जो काम वगैरह होता है, बिल को पास करना, एक्ट बनाना, ये सब काम जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश में होता है। इसके अलावा जितने भी मेंबर है उनको पूरा अधिकार होता है कि जो भी उनकी मदर टंग है उस मदर टंग में अपनी बात को संसद में रख सकते हैं। और ऐसा हमारे आर्टिकल 120 के अंदर ये प्रोविजन रखा गया है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप बोल सकते हैं 120 जो आर्टिकल है उसके अंदर ये प्रोविजन है कि हिंदी और इंग्लिश को आप यूज कर सकते हैं पार्लियामेंट के नॉर्मल काम के लिए। और साथ ही साथ जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन कोई भी लैंग्वेज यूज करते हैं जो भी उनकी मदर टंग है। ठीक है, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें यह बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री के अंदर जो आर्टिकल
17th है उसके अंदर ये बोला जा रहा है कि भाई ये इसको आप आर्टिकल की जगह से पार्ट, जो आपके जो क्वेश्चन में पार्ट दिया गया था मैं उसकी बात यहां पे कर रहा हूं, ठीक है। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो पार्ट 17 के अंदर ये मेंशन है कि भी आर्टिकल 343 से लेकर के आर्टिकल 351 तक ये टोटली डेडिकेटेड है हमारी कंट्री के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। यानी कि आप ये बोल सकते हो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आप जो मैंने आपको बोला कि पार्ट 17 में मेंशन है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, और 343 से लेकर के 351 जो आर्टिकल है ये ऑफिशियल लैंग्वेज को डील करता है, ठीक है। यानी कि ये फर्स्ट टू स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट में। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया था कि भाई इंग्लिश जो है हमारी कंट्री में जो 8 शेड्यूल है, ठीक है, शेड्यूल 8 के अंदर ये मेंशन है, ये उनमें से एक लैंग्वेज है, जो कि बात गलत है। इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर से नहीं आता है, बल्कि हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है आपका असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये सारी जो लैंग्वेज है, यानी कि ये 22 लैंग्वेज जो है ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। और इस मैप को देख करके आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि मेनली ये लैंग्वेज कहां कहां बोली जाती है। यानी कि जो रेड जो आपको दिख रहा है, रेड पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है कि हिंदी स्पीकिंग कहां पर है। इसके अलावा बाकी जो येलो दिख रहा है आपको, ये रीजनल लैंग्वेज है। रीजनल लैंग्वेज यानी कि जो बचे हुए लैंग्वेज आपको दिख रहे हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है वो है। और जो ब्लू दिख रहा है आपको, वो स्टेट है जो कि इंग्लिश को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज इन्होंने डिक्लेयर किया है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश की इधर नागालैंड और इधर मेघालय, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश डिक्लेयर की हुई है। बाकी अदर स्टेट की हम बात करें तो ऊपर जो स्टेट दिख रहा है आपको JNK, जो कि अब यूटी बन चुका है, यहां पे आप बोल सकते हो उर्दू को इन्होंने अपना ऑफिशियल लैंग्वेज यूज किया हुआ। पंजाब में पंजाबी यूज किया हुआ है, बाकी आपको गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, ये जो पोर्शन है, ये जो मतलब कह सकते हो सेंट्रल पोर्शन जो है हमारी कंट्री का है, ठीक है, ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में हिंदी को यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज यूज किया हुआ है। याद रखिएगा, हिंदी को किया हुआ है। बाकी जो स्टेट है, उन स्टेट ने अपना खुद का जो भी रीजनल लैंग्वेज है उनको उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे रखा है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, जिसे शॉर्ट में आप EIA भी बोल सकते हो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में यहां आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है, और नीचे ये थर्ड स्टेटमेंट है। तो ये 3 स्टेटमेंट हो गए। अब आपको ये बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग EIA यानी कि इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की बात की जा रही है, इज अ पार्ट ऑफ द फॉर्मलाइज्ड लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया, कि हमारी कंट्री में ये एक फॉर्मलाइज एक लीगल फ्रेमवर्क है जिसके अंदर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन से रिलेटेड को काम किया जाता है, कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग तरीके के प्रोविजन इसके तहत रखे गए हैं। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है EIA यानी इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट इमर्ज आउट ऑफ द रियो डिक्लेरेशन इन 1992। रियो जो कि ब्राजील के अंदर एक सिटी है, वहां पर 1992 में एक डिक्लेरेशन साइन हुआ था। उसके बाद ये इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट को लाया गया था वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ये आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंटेन अ रिक्वायरमेंट ऑफ द EIA, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है इसको भी इस कन्वेंशन के तहत रखा गया है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपके पास हो गए। अब आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। बात करें सी ऑप्शन की, सी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। डी में जैसे आपको तीनों स्टेटमेंट बोला जा रहा है उसके हिसाब से ध्यान में रखते हुए आप बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। डी का मतलब ये तीनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड
तीनों ही सही है। यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया कि हमारी कंट्री में जो लॉ बनाए गए हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन से रिलेटेड, यानी कि इन्वायरमेंट के ऊपर जो भी इंपैक्ट पड़ रहा है उसके इंपैक्ट को असेस करने के लिए जो भी प्रोटोकॉल तैयार किए गए हैं हमारी कंट्री के अंदर, वो 1992 में जो फ्रेमवर्क साइन हुआ था रियो के अंदर, ठीक है, रियो जो कि ब्राजील के अंदर एक सिटी है, वहां पे कन्वेंशन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके तहत रूल रेगुलेशन हमारी कंट्री में लाए गए थे और उसे 1994 में उसे एस्टैब्लिश कर दिए गए थे। यानी कि आप ये बोल सकते हो, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपका ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट में जो ये बोला गया कि इसमें बायोलॉजिकल कंटेंट को भी इस चीज के अंदर डाला गया है। जी हाँ, बिल्कुल, जो बायोलॉजिकल यानी कि इस बोल सकते हैं इस कन्वेंशन के अंदर जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ठीक है, उसको भी इसके अंदर कंसीडर किया गया है। तो तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो गए, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द हुरिकेन्स, हुरिकेन्स के रिगार्डिंग में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, यानी कि करेक्ट क्या है, आपको हुरिकेन के बारे में बताना है। तो ये आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है हुरिकेन्स आर काइंड ऑफ टेम्परेचर और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी कि हुरिकेन को आप डिफाइन कर सकते हो एक तरह से, टेम्परेचर जो होता है उसका एक टाइप है, या फिर बोल सकते हो आप ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है दे आर यूजली फॉर्म्ड ओवर द वार्म ओशन वाटर, यानी कि जो ओशन के अंदर जो पानी होता है जब वो गर्म होता है, यानी हीट ज्यादा क्रिएट होती है, तब इस तरह का ये मतलब हुरिकेन आता है। ठीक है, ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। अब आपको बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इसका मतलब ये कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। बी का मतलब ये हुआ जो सेकंड स्टेटमेंट सिर्फ वो करेक्ट है। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो जैसे ये मतलब एक्चुअल होता क्या है हुरिकेन, पहले तो वो समझ लीजिए। हुरिकेन एक्चुअल में जो होता है ये टाइप ऑफ साइक्लोन ही है, यानी कि अब ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है उसी को अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से बोला जाता है। यानी कि यूएसए कनाडा वाला जो रीजन है, यूएसए और कनाडा वाला जो रीजन है, ये यूएसए है, ऊपर कनाडा है। ठीक है, ये आप बोल सकते हो कनाडा है, और ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये यूएसए है। ठीक है, यहां पे आपको मैक्सिको मिल जाएगा। ठीक है, ये जो एरिया है मैक्सिको, अच्छा ये मैक्सिको है, इधर ये यूएसए और ये कनाडा। तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है, इस रीजन में जो साइक्लोन आता है उसे साइक्लोन ना बोलकर यहां पर इसे हुरिकेन बोला जाता है। ठीक है, हम लोग अपनी कंट्री में साइक्लोन वगैरह बोलते हैं जो वे ऑफ बंगाल में या फिर अरेबियन सी के आसपास के एरिया में आता है। ठीक है, लेकिन जो इस एरिया में यानी कि आप ये वो लैटिन अमेरिका और जो नॉर्थ अमेरिका का वाला जो पोर्शन है, कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट में से हुरिकेन बोला जाता है। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो आपसे बोला गया ये टाइप ऑफ टेम्परेचर है, ये टाइप ऑफ टेम्परेचर ना होकर टाइप ऑफ साइक्लोन आप इसे बोल सकते हो, या फिर इस तरह भी बोल सकते हो टाइप ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इसे बोल सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपका गलत हो गया। ठीक है, नॉट करेक्ट हो गया। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो भाई ये साइक्लोन क्या होता है, एक रोटेटिंग लो प्रेशर वेदर सिस्टम होता है, यानी कि जो पानी होता है, पानी का अगर रोटेट होने लग जाए इस तरह से, ठीक है, तो उसे साइक्लोन बोला जाता है। और ये जो यूजली आता है जब हीट ज्यादा हो जाती है, ठीक है, ओशन के अंदर पानी गर्म हो गया यानी हीट ज्यादा हो जाती है, तब इस तरह की चीजें अकर होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा कि सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका स्कोर कितना है, आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर रहे हैं। और थैंक यू, आप लोगों ने मुझे विश किया है तो उसके लिए हैप्पी टीचर्स डे के लिए थैंक यू सो मच फॉर विशिंग मी। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन ये हो जाएगा, आपको ये बताना है हमारी कंट्री में तो नेशनल टीचर्स डे यानी कि जो सेलिब्रेट होता है वो आज के दिन यानी कि 5 सितंबर को सेलिब्रेट होता है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि वर्ल्ड टीचर डे या फिर ये कह लो इंटरनेशनल टीचर डे किस दिन सेलिब्रेट होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना है। वीडियो को लाइक करिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में से शेयर करिए, और हाँ, अपने एक्सपीरियंस भी आप बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और भी मेरे चैनल के अलावा आप टेलीग्राम के ग्रुप में भी या फिर सोशल मीडिया भी मेरे साथ जुड़कर रह सकते हैं। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर।